और ये सीधे सुनते हैं। 26 मई 2015 भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसका ठीक 1 साल आज समाप्त होने जा रहा है। गत चुनाव कई मायने में नए रिकॉर्ड स्थापित करने वाला रहा। देश के लोकतंत्र के इतिहास के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। देश के लोकतंत्र के इतिहास के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी 30 साल के बाद इस महान देश में किसी एक पार्टी को बहुमत देने का फैसला 2014 के चुनाव में इस देश की जनता ने किया। एक निर्णायक मैंडेट किसी एक पार्टी को 30 साल के बाद मिला और आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने का मौका इस देश की जनता ने दिया। ये दोनों चीजें देश के लोकतंत्र के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक गौरव की बात है कि देश की जनता ने जो पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को सरकार बनाने का मौका दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को दिया और देश के सभी हिस्सों से करीब करीब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रतिनिधित्व आज संसद में इस सरकार में साझीदार हैं। अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी का सांसद है तो कच्छ में भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। लेह लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी का सांसद है तो कन्याकुमारी में भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य चहु और भारतीय जनता पार्टी को इस देश की प्रजा ने सम्मानित किया है और हमें सरकार बनाने का मौका दिया। और आज इस सरकार 1 साल समाप्त कर रही है। सरकार के कामकाज के इवैल्यूएशन के कई तरीके होते हैं। कोई आंकड़ों से करता है, कोई सिद्धियों से करता है, मगर मैं मानता हूं कि इस सरकार की प्रमुख सिद्धि अगर कोई है तो इस देश में से विश्वास के संकट को कि जो हुआ था उसको इस सरकार ने समाप्त कर दिया। पहले देश की सरकार पर देश की जनता को भरोसा नहीं था कि सरकार देश को कहां पर ले जाएगी। देश के प्रधानमंत्री पर देश की कैबिनेट को भरोसा नहीं था और ब्यूरोक्रेसी को प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं था। आज वो विश्वास का संकट टल गया है। दुनिया भी बड़े भरोसे से, आनंद और आश्चर्य से भारत की प्रगति को देख रही है, उसको एक्नॉलेज कर रही है और हर क्षेत्र में इस सरकार ने नई नई पहल की है और परिणाम भी पाए हैं। ये सरकार विजिबल सरकार रही है। पहले सरकार को ढूंढना पड़ता था। कई दिनों तक आप लोग पुकार लगा रहे थे, भाई सरकार कहां है, तब जाकर एक आधा स्टेटमेंट कहीं कोई कोने से आता था। अब शायद मीडिया से भी आगे सरकार प्रोएक्टिव होकर जनता की दिक्कत के समय में जनता के साथ खड़ी दिखाई पड़ती है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ आती है, रेल आती है तो कुछ ही घंटों में मंत्री और प्रधानमंत्री वहां दिखाई पड़ते हैं। अपने पड़ोसी देश नेपाल में अगर भूकंप आता है तो तुरंत ही सरकार प्रोएक्टिव होकर नेपाल में दिखाई पड़ती है। तमिलनाडु में अगर भारतीय मछुआरों पर संकट आता है, उनको फांसी दी जाती है
तो भारत सरकार इंटरवीन करती है। किसी क्रिश्चियन पादरी को अफगानिस्तान में अगवा किया जाता है तो भारत सरकार दखल कर कर उसको छुड़ा कर लाती है। आइए पीयूष जी, यहां आइए। हर जगह पे प्रोएक्टिव होकर ये सरकार दिखाई पड़ती है। ये विजिबल सरकार है और इस सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा को फिर से पुनः प्रस्तापित किया है। एक जमाना था जब हर मंत्री 10 साल तक अपने मंत्रालय का प्रधानमंत्री होता था और प्रधानमंत्री को बेचारे को कोई प्रधानमंत्री ही नहीं मानता था। भारतीय जनता पार्टी ने स्थिति में परिवर्तन लाया है। आज हर एक मंत्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने मंत्रालय का काम कर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं। उन पर कोई मंत्री समूह नहीं थोपे गए हैं। 150 से ज्यादा जो मंत्री समूह बनाए गए थे, एक साथ सभी को भंग कर मंत्रियों को काम करने की स्वतंत्रता दी है। और प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी पीएम ऑफिस का गौरव फिर से पुनः प्रस्तापित हुआ है। पॉलिटिकल जो नेता हैं उनका महत्व भी प्रस्तापित हुआ है। ये सरकार पॉलिसी पैरालिसिस में से बाहर आई है। जैसे ही समस्या सामने आती है, इसके निवारण के लिए ये सरकार तुरंत ही प्रोएक्टिव होकर अगर जरूरी है तो नीतियों में परिवर्तन करने के लिए तत्पर रहती है और इसके अच्छे परिणाम हमें मिले हैं। 10 साल तक देश की जनता किसी एक चीज से अगर सबसे ज्यादा त्रस्त थी तो वो भ्रष्टाचार था। 10 साल तक हर महीने कोई न कोई घपला, कोई घोटाला, लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार जनता के सामने आते थे जो जनता के आत्मविश्वास को हिलाकर रख देते थे। और दुनिया में भी हिंदुस्तान की साख दिन प्रतिदिन ये घोटालों के कारण गिरती जाती थी। मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के पास पब्लिक मैंडेट लेने के लिए गए थे, उस वक्त हमने वचन दिया था कि हम भ्रष्टाचार को इस व्यवस्था से उखाड़ कर फेंक देंगे। मुझे आपको बताते हुए बहुत आनंद हो रहा है मित्रों, 1 साल में हमारे विरोधी भी इस सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकते। पूरा 1 साल हो गया इस सरकार के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सका। और मैं मानता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यूपीए के द्वारा, कुछ मंत्रियों के द्वारा जीरो लॉस की थ्योरी बार बार प्रस्तापित की जाती थी और घंटे तक आप लोग दिखाया करते थे, लंबी लंबी अंग्रेजी में बहस सुनाया करते थे कि कोयला में कोई नुकसान नहीं हुआ, स्पेक्ट्रम में कोई नुकसान नहीं हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 229 खदानें जो कांग्रेस ने आवंटित की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, उसमें से सिर्फ 20 खदानों का पारदर्शी नीलामी कर 2 लाख करोड़ से ज्यादा भारत के खजाने में इजाफा किया है। वो ही बताता है कि कैग ने नुकसान को कुछ कम ही आंका था। 229 खदानों में 1,59,000 करोड़ का नुकसान का जो अंदाज था वो गलत था। सिर्फ 20 खदानों में 2 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार की तिजोरी में आज वृद्धि हुई है। 1/3 क्षमता वाले स्पेक्ट्रम का नीलामी ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने की और 1,09,000 करोड़ रुपया देश की तिजोरी में जमा हुआ है। मैं मानता हूं मित्रों, आज जवाब उन्हें न देना चाहिए जो जीरो लॉस की थियरी लेकर इस देश की जनता के सामने उपस्थित होते थे, जो चोरी पर सीना चोरी करते थे, जो कहते थे कोई नुकसान नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कृति से बता दिया है कि आपने देश के खजाने को कितना बड़ा नुकसान किया था। आज 1 साल के बाद
मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांग करता हूं कि कांग्रेस के नेता फिर से एक बार जरा जीरो लॉस वाली थियरी को देश के सामने रखने का साहस करें। सत्य को तोड़ मरोड़ कर रखने की भी सीमाएं होती हैं, जनता को गुमराह करने की सीमाएं होती है। सार्वजनिक जीवन को सार्वजनिक जीवन में झूठ को सच बनाने का जो कला उनको सिद्धहस्त है, वो उसका हमने कृति से जवाब दिया है। मित्रों, काले धन पर बार बार भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस के नेता निशान लगाते हैं कि काले धन में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि 68 साल की आजादी में 60 साल कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस ने काले धन की रोकथाम के लिए क्या किया? कोई एक बात बता दे। यूपीए की सरकार थी तब तक कांग्रेस काले धन की रोकथाम के लिए क्या किया? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी कांग्रेस की सरकार ने एसआईटी बनाने का काम नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार बनने के बाद पहले ही कैबिनेट का पहला फैसला काले धन की जांच के लिए एसआईटी बनाने का हुआ। वो मोदी सरकार की प्रतिबद्धता दिखाता है कि हम काले धन की रोकथाम के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। 3 साल से दुनिया भर के देशों से जो सूचनाएं आकर पड़ी थी, वो सूचनाओं को ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती थी। हमारी सरकार बनने के बाद 45 दिन में करीब करीब 700 सूचनाओं को हमने एसआईटी को जांच के लिए दे दिया, उसके साझा कर लिया, और आज एसआईटी उस पर जांच कर रही है। किसका अकाउंट है, अकाउंट का नंबर क्या है, कौन सी बैंक में है, कितनी अमाउंट है, वो सभी को साझा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आज मैं एक और बात स्पष्ट कर देता हूं, जो लोग जोर जोर से कहते हैं अकाउंट में किया, हमने चुनाव के वक्त वादा किया था कि देश का पूर्वी हिस्सा विकास की दौड़ में पश्चिमी हिस्से से थोड़ा पीछे पड़ गया है। पूर्वी हिस्से को पश्चिम की तरफ विकास करना चाहिए, और खदानें सबसे ज्यादा देश के पूर्वी भाग में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक सभानता पूर्वक एक फैसला किया कि खदानों की नीलामी से जितनी भी राशि आएगी, वो राशि पूर्ण रूप से राज्यों के विकास के लिए राज्यों को दे दी जाएगी। और पूर्वी हिस्से में हमारी सरकार कम होने के बावजूद भी हमने पक्षापक्षी से ऊपर उठकर राज्यों के विकास के लिए, देश के पूर्वी हिस्से के विकास के लिए एक कदम उठाया है। मैं मानता हूं कि ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर को बहुत बड़ी ताकत देने वाला कदम है। टीम इंडिया की एक नई कल्पना मोदी जी ने देश के सामने रखी है। प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल और इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी सारे देश के मुख्यमंत्री बनकर टीम इंडिया बनती है। ये विचार पहली बार भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने रखा है, और उसको चरितार्थ करने का भी हमने प्रयास किया है। आर्थिक विकास के मामले में भी ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मित्रों, देश की अर्थतंत्र की गाड़ी पटरी पर से उतर गई थी। सभी पैरामीटर्स पर, अर्थतंत्र के सभी पैरामीटर्स ऊंधे मुंह गिर रहे थे। जब हमें विरासत में ये बिगड़ी हुई वित्तीय व्यवस्था मिली, तब एक सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको कैसे ठीक करेगी। मगर आज 1 साल के बाद अर्थतंत्र के सभी पैरामीटर्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं थोड़ा बैकग्राउंड में आपको ले जाना चाहता हूं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का गुड गवर्नेंस के साथ जुड़ाव आपको मालूम पड़े। जब पहली बार श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उस वक्त उनको जब सरकार संभालने का मौका मिला, उस वक्त देश का विकास दर 4.4% था। 6 साल अटल जी ने काम किया। अटल जी ने जब सरकार छोड़ी और यूपीए के हाथ में सरकार का सूत्र दिए, तब देश का विकास दर हमने 8.4% कर यूपीए को दिया था। यूपीए ने 10 साल शासन किया और फिर से 4.4% कर भारतीय जनता पार्टी को वापस दिया।
और भारतीय जनता पार्टी ने एक साल में उसको 5.7% पर पहुंचाने का काम किया है। मैं 5.7% पुराने क्राइटेरिया से कह रहा हूं क्योंकि कंपैरिजन ठीक हो। सभी आंकड़े मेरे पुराने क्राइटेरिया के हिसाब से है। तो 4.4 से 8.4 भाजपा के समय में, फिर से 4.4 यूपीए के समय में और 4.4 से 5.7 भारतीय जनता पार्टी के समय में वो सिद्ध करती है। कांग्रेस जब आती है तब विकास दर गिरती है, भारतीय जनता पार्टी जब आती है तो विकास दर बढ़ती है। कौन सी पार्टी देश को विकास दे सकती है, ये इस आंकड़ों पर से सिद्ध होता है। और देश के पास तुलना करने के लिए अब दोनों शासन उपलब्ध है। पहले तो हम सिर्फ भाषण करते थे, मगर अब हमारे भी आंकड़े उपलब्ध है। मित्रों, बजट घाटे को नियंत्रित किया गया है, व्यापार घाटे को नियंत्रित कर दिया गया है। एफडीआई में इन्वेस्टमेंट 44% बढ़ा है, फॉरेक्स 15 साल के सबसे ऊपर है। महंगाई को नियंत्रित कर दिया गया है। थोक महंगाई जो 6% से 7% के बीच में 10 साल तक झोले खाती रही, उसको नेगेटिव 2.66 पर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और खुदरा महंगाई जो 8.7% तक पहुंच गई थी, उसको 5.6% पर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। अर्थतंत्र के सभी पैरामीटर्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हमने कहा था, मोदी जी ने जब नेता चुने गए एनडीए के, तब कहा था ये सरकार गरीबों के लिए काम करेगी। हमारी प्राथमिकता देश के गरीब को विकास की दौड़ में आगे की लाइन में ले जाने की रहेगी। और एक साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबी को एड्रेस करने के लिए बहुत काम किया है। 68 साल की आजादी के बाद भी देश के 7 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास पूरे परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था, अर्थतंत्र के साथ उसका जुड़ाव ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जन धन योजना की घोषणा की और आज देश के 15 करोड़ फैमिली के अंदर बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया गया है। ये बैंक अकाउंट से वो सभी 15 करोड़ फैमिली का अर्थतंत्र के साथ जुड़ाव, एक कनेक्ट हुआ है और अर्थतंत्र का फायदा अब उनके पास पहुंचने की शुरुआत होगी। और इस बजट के अंदर देश के सभी नागरिकों के लिए, चाहे मध्यम वर्ग के है, लोअर मिडिल क्लास के है या गरीब है, सबके लिए 12 रुपये के अंदर 2 लाख रुपये का एक्सीडेंट बीमा, महीने के 1 रुपये के प्रीमियम से और दिन के 1 रुपये के प्रीमियम से 330 रुपये के प्रीमियम से 2 लाख रुपये का लाइफ इंश्योरेंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और पेंशन योजना के माध्यम से सिर्फ सरकारी कर्मचारी जो पेंशन को प्राप्त करते थे, उसकी जगह गरीब, व्यापारी, किसान और रिटायर्ड मजदूर भी इस पेंशन योजना का लाभ ले सकता है। मित्रों, कई सारी ऐसी योजनाएं गरीबी उन्मूलन के लिए ले आई। बेरोजगारी गरीबी की जन्यता है। अगर बेरोजगारी हट जाती है तो गरीबी अपने आप हट जाएगी। मुद्रा बैंक की योजना लाकर इस देश के करोड़ों गरीब स्वरोजगारी करने वाले लोगों को सहायता करने की भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने एक नई पहल करी है। 10,000 से 10 लाख रुपए तक की ऋण सरल शर्तों के साथ देने का हमने शुरुआत किया है। जब बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया, तब इंदिरा जी ने कहा था कि बैंक के दरवाजे हमने गरीबों के लिए खोल दिए हैं, मगर वास्तविकता ये थी कि बैंक में गरीबों को कोई एंट्री ही नहीं थी। ना उनका बैंक अकाउंट खुला था, ना ऋण मिलता था। हमने बैंक अकाउंट भी खुला है और ऋण देने की भी व्यवस्था की है। एक छोटे उद्यमियों को 10,000 से 10 लाख तक लोन देने की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। मैं मानता हूं इससे कृषि पर की निर्भरता भी कम होगी और कृषि पर से कुछ लोग अगर स्वरोजगारी में आते हैं तो कृषि भी फायदे का व्यापार बनती है, क्योंकि कृषि में फायदा नहीं है ऐसा नहीं है, मगर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा लोग आज कृषि पर निर्भर है। इसी के कारण कृषि का नुकसान होता है। अगर कुछ लोगों को
स्वरोजगार के माध्यम से अन्यत्र शिफ्ट कर दिया जाता है तो कृषि भी फायदे का व्यापार आज भी है। मित्रों, मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हमने बेरोजगारी की समस्या को हल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मेक इन इंडिया की पहल को दुनिया में सबसे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। उत्पादन भी बढ़ने वाला है, उससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, रोजगारी भी बढ़ेगी और सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ेगी। ये मेक इन इंडिया योजना के कारण चहुओर से अर्थतंत्र में विकास आने वाले दिनों में होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा किया है। यूपीए के 10 साल के अंदर राज्यों की रोड बनाने की गति को मिलाकर पूरे देश की पर दिन रोड बनाने की गति 5 किलोमीटर की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ केंद्र सरकार आज दिन के 10 किलोमीटर रोड बना रही है। इस पर से आप मानिए, समझिए कि कितनी गति हमने बढ़ाई है। बिजली के मामले में बिजली के उत्पादन में 8.6% की वृद्धि हुई है। मैं मानता हूं आजादी के बाद सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन में वृद्धि करने वाला कोई अगर साल रहा है तो मई का साल रहा है। बिजली की इंस्टॉल कैपेसिटी उत्पादन की उसमें भी 22,000 मेगावाट जोड़े गए हैं। और ट्रांसमिशन अगर नहीं होता है तो बिजली उत्पादन करके क्या करेंगे, उसमें भी 22,500 सर्कल किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और हम चाहते हैं कि 2019 तक देश के हर गांव के अंदर 24 घंटा अनइंटरप्ट बिजली पहुंच जाए, जिससे रोजगारी भी बढ़े, स्वास्थ्य सेवाएं भी सुधरे, शिक्षा की व्यवस्था भी सुधरे और लोगों का जीवन धोरण ऊपर आ जाए। और इसके लिए दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के अंदर 45,000 करोड़ रुपया इस सरकार ने बजट के अंदर प्रोविजन किया है। राजस्थान ने एमओयू कर दिया है, कई राज्यों के साथ भारत सरकार की चर्चा चल रही है। धीरे धीरे कर जैसे ही राज्य अपनी क्षमता बढ़ाएंगे केंद्र सरकार के सहयोग से, वो दिन दूर नहीं है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से गुजरात तक पूरे देश में हर गांव में 24 घंटा बिजली पहुंचाने का हम काम कर देंगे। पहल के तहत इस देश के सभी गैस धारकों को जो सब्सिडी मिलती थी वो सीधी उनके अकाउंट में देने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। और प्रधानमंत्री ने एक मॉरल अपील की थी, गिव इट अप। मैं आज आप सबके माध्यम से वो अपील को दोहराने चाहता हूं कि देश भर के संपन्न नागरिक जिन पर ईश्वर की कृपा है वो सब्सिडी वाले गैस छोड़े। सरकार गारंटी देती है कि आप जो गैस छोड़ेंगे वो सरकारी खजाने में उसकी सब्सिडी जमा नहीं होगी। कोई गरीब के घर में धुआं खाकर रसोई बनाने वाली महिला के आंसू पोंछने में वो सब्सिडी जाएगी। एक और कनेक्शन गरीब के लिए दे दिया जाएगा। 2.5 लाख से ज्यादा लोग गिव इट अप को स्वीकार कर चुके हैं और 2.5 लाख से ज्यादा गरीबों को नए कनेक्शन देने का इस सरकार ने काम किया है। और लाल बहादुर शास्त्री के बाद पहली बार प्रधानमंत्री की अपील को, मॉरल अपील को, चाहे वो गिव इट अप हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे नमामि गंगे हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे सर पर मैला ढोने वाले शौचालयों को समाप्त करना हो, जनता अच्छा प्रतिसाद दे रही है। मित्रों, एग्रीकल्चर के लिए भी इस सरकार ने बहुत किया है। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना के तहत हमने लक्ष्य रखा है कि 5 साल के अंदर 14% इरिगेटेड लैंड में हम बढ़ोतरी करेंगे। सॉइल हेल्थ कार्ड पूरे देश में देने का हमारा लक्ष्य है। सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से पूरे देश भर के किसान को हम उसके खेत में कौन सा खाद चाहिए, कितना खाद चाहिए, कितना पानी चाहिए और कौन से क्रॉप से सबसे ज्यादा पैदावार वो ले सकता है, उसका वैज्ञानिक गाइडेंस हम देना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि सॉइल हेल्थ कार्ड इस देश के कृषि विकास दर को एक बहुत बड़ा जंप देने में सफल होगा। ये प्रयोग सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश और गुजरात ने किए हैं और हम इसको अब देश भर में करना चाहते हैं। आज अंग्रेजों के जमाने से आज तक जब कुदरती आपदा आती थी तो जगत का तात कहलाने वाला एक किसान असहाय बनकर खेत में खड़ा रहता था।
ऊपर उसके लिए भगवान होता था, नीचे धरती मां होती थी, बीच में कोई व्यवस्था नहीं होती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुदरती आपदा के समय किसान को सहायता देने के जो मानांक थे, वो मानांक को बदला है। किसान हितैषी मानांक बनाए हैं। पहले 50% नुकसान हो तो सहायता मिलती थी, उसको कम कर हमने 33% पर लेकर आए हैं। इससे मेरा अंदाज है कि इस साल की आपदा में 42% किसानों को ज्यादा सहायता मिलेगी। सहायता की राशि को भी हमने 50% एक ही साल में बढ़ाने का काम किया है और जो सहायता 1 हेक्टेयर तक मैक्सिमम मिलती थी उसको बढ़ाकर 2 हेक्टेयर का किया है। और बारिश और ओले के कारण चमक खो बैठे गेहूं और चावल और धान जो सरकार नहीं खरीदती थी, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ही खरीदने के लिए इस सरकार ने शुरुआत कर किसानों के साथ खड़ा रहने का एक स्तुत्य प्रयास किया है और मैं मानता हूं कि देश भर के किसान इससे हर्षित है। यूपीए की सरकार WTO के अंदर किसानों के हित को गिरो रखकर आई थी। वहां एक समझौते पर सैद्धांतिक स्वीकृति दी थी कि भारत किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दे सकता। जब समझौते को अमली जामा पहनाने का समय आया, तब देश के किसान के सौभाग्य से इस देश में सरकार बदल चुकी थी और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार थी। इसके कारण हमने जाकर वहां एक दृढ़ स्टैंड लिया कि हम ग्लोबल फाइनेंशियल डिसिप्लिन के हिस्से तो बनना चाहते हैं, मगर हमारी प्रायोरिटी है कि इस देश के किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। हम WTO का हिस्सा नहीं बनते तो न बने, मगर हम किसान के साथ खड़े रहेंगे। और आज मित्रों, हम विश्व व्यापार संगठन के सदस्य भी है और विश्व व्यापार संगठन ने हमारी शर्त को मान भी लिया है। हम किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे सकते हैं। मैं मानता हूं पॉलिटिकल विल का इससे अच्छा परिचय दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। मित्रों, इस सरकार ने सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि, संस्कृति और संवाद, ये 5 बिंदुओं पर इस देश की विदेश नीति को आगे बढ़ाने का काम किया है। सम्मान, समृद्धि, संस्कृति और संवाद, ये 5 बिंदुओं पर इस देश की विदेश नीति को आगे बढ़ाने का काम किया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई देशों का दौरा कर प्रधानमंत्री ने एक ही साल में सालों से जो निग्लेक्शन देश की सुरक्षा के लिए लिया गया था, उसको वो कमी को भरने का काम किया है। और दुनिया में जहां जहां भी प्रधानमंत्री जी को जाना हुआ, वहां एक 125 करोड़ के लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को जो मिलना चाहिए, वो उचित सम्मान सालों के बाद मिलते हुए हम देख रहे हैं। जो लोग ताने कस रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि इस देश को व्यापार चाहिए, सामरिक दृष्टि से इस देश को सुरक्षा चाहिए। इस देश की संस्कृति दुनिया की अच्छी संस्कृति, सबसे अच्छी संस्कृति है, उसको दुनिया में पहुंचाना चाहिए, जिससे दुनिया का भी भला होगा और देश की संस्कृति का सम्मान भी होगा। अगर एक गौरव के साथ इस 125 करोड़ देश का प्रधानमंत्री दुनिया के सामने भारत का परिचय नहीं रखता है, तो मैं मानता हूं वो अपनी फर्ज से पीछे हटा है। और खाली जाकर भाषण पढ़ने की जगह एक लाइव संवाद कर वहां भारत की स्वीकृति कराकर प्रधानमंत्री दुनिया में से वापिस आए हैं। और बहुत बड़ी उपलब्धि है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। मित्रों, रक्षा के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तीनों सेनाओं को उनके रक्षा के साधनों की जरूरियातों के लिए एक 10 साल का वैज्ञानिक रोड मैप तैयार कर आश्वस्त किया है कि आप सीमा पर सुरक्षा करिए, आपकी चिंता इस देश की सरकार करेगी। और आज गौरव के साथ हमारा सैनिक सीमा पर देश की सुरक्षा कर रहा है। आए दिन गोलीबारी होने की घटनाएं भी कम हो गई है। जम्मू कश्मीर का इलेक्शन का 2-3 महीना बाद कर दीजिए तो सबको मालूम पड़ गया है कि अब ये नहीं चलेगा। एक ठोस रक्षा नीति के कारण आज हम सुरक्षित हैं। और मैं मानता हूं मित्रों,
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई सारी चीजें ऐसी है जो अलग अलग मंत्रालयों ने की है, स्वास्थ्य मंत्रालय, एचआरडी मंत्रालय, कई सारे मंत्रालयों ने अच्छी पहल की है। गृह मंत्रालय ने भी, जैसे मान लीजिए गृह मंत्रालय ऐसे चलता था, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा, इसकी जगह एक वक्यता लाकर पूरे देश भर में सभी सुरक्षा एजेंसियों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है और इसके कारण आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत हुई है। और जहां कहीं भी इक्का दुक्का घटनाएं हुई उसको स्पॉन्टेनियस रिस्पांस देकर रिएक्ट किया गया और कंट्रोल लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, बहुत सारी बात कहने को है मगर आपके मन में भी काफी बातें पूछने को भी होगी, तो थोड़ा समय आपको पूछने के लिए रख देते हैं। और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर सभी प्रकार की आलोचना का स्वागत है, मगर लोकतंत्र के अंदर अच्छी बातों को न्यूट्रल तरीके से पहुंचाने का भी मीडिया जगत का भी फर्ज है। वो याद दिलाकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मित्रों, आपके सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आग्रह करूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि पार्टी की तरफ से एक हमने तो अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस और अब सवाल जवाब का दौर शुरू होगा। इससे पहले यूपीए सरकार पर निशाना साधा अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और डब्ल्यूटीओ को लेकर किसान विरोधी बताया यूपीए सरकार को, किस सिद्धांतों से समझौता किया था। लेकिन जब मोदी सरकार आई, पीपल ऑफ तमिलनाडु ना जी, जब महंगाई घटती है तो तमिलनाडु में फायदा होता है, गैस की सब्सिडी डायरेक्ट जाती है तो तमिलनाडु में भी जाती है, बिजली 24 घंटा पहुंचेगी तो तमिलनाडु में भी पहुंचेगी। और तमिलनाडु के लिए विशेष क्या किया, ऐसे मैंने हर राज्य का सेपरेट कर यहाँ पर नहीं बताया है। और जो लिटरेचर की आप बात कर रहे हैं वो तमिल में भी छपा है, मलयाली में भी छपा है, तेलुगु में भी छपा है, कन्नड़ में भी छपा है। मैंने पहले ही कहा कि देश की 12 भाषाओं में छपा गया है, क्योंकि आप दिल्ली में बैठे हैं, इस हिंदी में दिया। दक्षिण के 4 राज्यों में हमने बहुत सटीक तरीके से सदस्यता को प्लान किया था और लगभग दक्षिण के 4 राज्यों में 3200 कार्यकर्ता फुल टाइमर निकले थे और 3 गुना से 12 गुना सदस्यता दक्षिण के 5 राज्यों में बढ़ी है। मारिया शकील। सर, आपने अचीवमेंट्स और इनिशिएटिव्स के बारे में बताया इस एक साल में। अगले 4 साल का रास्ता किस तरह से आप देख रहे हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस यू हैव आइडेंटिफाइड? वो मोदी जी बताएंगे आपको। अनामिका और फिर अशोक सिंघल जी। सर, विपक्ष का आरोप है कि ये सरकार इम्प्लीमेंटेशन से ज्यादा बयानबाजी की सरकार है और खासतौर पर आपने किसानों की बात की, गांव की बात की। आदर्श ग्राम योजना जैसी योजनाओं में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। यहाँ तक कि पीएम ने जिन गांवों को गोद लिया था उनमें भी बहुत काम नहीं हुए थे। आप जाकर आइए एक बार। आपके सांसद मैं तो जाकर आया हूँ, पार्टी में ये सवाल आप जयपुर जाकर आइए, मैं तो जाकर आया हूँ, तो आपको मालूम पड़ेगा। और वहां उपलब्ध है पहले के जयपुर के फोटोग्राफ वीडियोग्राफी और अब के जयपुर के फोटोग्राफ वीडियोग्राफी। टुपिया एक बार जाकर आइए। अमित जी, मैं अरविंद हूं इंडिया न्यूज से। बहुत सारी उपलब्धियां आपने बताई, लेकिन जिस तरह से दूसरे राज्यों जहां पे दूसरी सरकारें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश को देख लें, बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसको भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है। खासतौर पे पर्यटन को लेकर मैं बहुत सारे जगहों पे ऐसे जगह बता सकता हूं जहां पे पैसे नहीं मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं मानता हूं कि एक ही कारण से होता होगा कि जो पैसा गया है उसके खर्चे का हिसाब नहीं आया होगा। इसके अलावा कोई और कारण नहीं हो सकता। अमित जी इधर। हाँ, अशोक सिंघल जी पूछिए प्लीज। अमित जी, एक बड़ी उम्मीदें बंधी थी जहां इतनी सारी उपलब्धियां आपने गिनाई एक साल की, लेकिन जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो एक उम्मीद थी कि दाऊद भी भारत में आएगा और उस वक्त ये सवाल भी उठे थे। तो क्या आपको लगता है इस सरकार के रहते दाऊद आ पाएगा भारत? इस सरकार लंबे समय तक रहने वाली है, सिंगल, चिंता मत करो। लिज मैथ्यू। थैंक यू। लिज मैथ्यू। Whether the party, as a party, and the party leadership will try, whether you will try to rope in the organizations like PHP and SJM and BMS, which are on the street
raising certain demands. हमारे सहयोगी संगठनों का रिश्ता हम पर छोड़ दीजिए। जहां तक बीफ का सवाल है, मैंने क्लैरिटी से बात करी है, पार्टी का स्टैंड प्रमुखता से सबके सामने रखा है। ऐश्वर्या कपूर, उसके बाद रविंद्र। Sir, as the party president, it comes to your domain that the BJP MPs are in line. Sir, you've lined up and you've mentioned ye sari uplavdiyan, sir, but one problem or the point on which media has taken on Narendra Modi government has been your own MPs. Sir, from Sakshi Maharaj to Narendra Jyoti to Mr. Giriraj Singh. Sir, will you be taking a strong thing so that in the next 365 days... चलिए भैया, भ्रष्टाचार से मीडिया हम पर हमला करे, अव्यवस्था से करे, गैर जिम्मेदाराना सरकार से करे, इससे अच्छा है कि इससे करता है। हमने कई बार कहा है कि ऐसी चीजों से बाज आना चाहिए और पार्टी ने अपने आप को अलग भी किया है। मिस्टर रविंद्र। अमित जी इधर से। हाँ, अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र किया। 24 पार्टियों की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, और उसमें जो भी विवादास्पद मुद्दे हुआ करते थे तो उस पर एनडीए की बैठक हुआ करती थी। आपके अचीवमेंट 1 साल के है, आपने बताया, उस पर हमें नहीं सवाल करना है। आज भी सभी पार्टी सवाल एक ही सवाल समझ गया, सुनिए ना। अधिग्रहण बिल को लेकर आपके ही जो एलाइज हैं काफी नाराज हैं, भले ही बोल नहीं पाते हैं आपके पास आकर, लेकिन मीडिया में बोलते हैं। क्या एनडीए की बैठक 1 साल में नहीं बुलानी चाहिए थी या आगे बुलाई जाएगी? सभी पार्टियों से एक बिल को लेकर आपके ही जो एलाइज हैं काफी नाराज हैं, भले ही बोल नहीं पाते हैं आपके पास आकर, लेकिन मीडिया में बोलते हैं। क्या एनडीए की बैठक 1 साल में नहीं बुलानी चाहिए थी या आगे बुलाई जाएगी? सभी पार्टियों से एक एक कर चर्चा हो रही है। चर्चा का तरीका अलग अलग होता है, चर्चा नहीं होती ऐसा नहीं है, मैं स्वयं ही करता हूं। राजस्थान पत्रिका। अजीत प्रताप सिंह, लाइव इंडिया। अमित जी, आपके विरोधी आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये सूट बूट की सरकार है, खास करके अगर... अरे यार, बहुत पुराना हो चुका। सवाल सुन लीजिए, चाहे वो किसानों का संदर्भ हो, चाहे वो जमीन अधिग्रहण हो, लेकिन जॉब्स क्रिएशन का अगर मामला करें, नौकरियों में जिस तरह का वादा किया गया था कि सरकार इतनी पैदा करेगी नौकरी, क्या आपको लगता है कि वो नौकरियां पैदा हुई हैं, और नहीं हुई तो कब तक होगी? तुरंत होना शुरू हो जाएगी। इस साल में, 1 साल में नौकरी पैदा हो। आपने पैदा हो कहा है, इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए काफी कुछ कर लिया है, तुरंत परिणाम मिलेंगे। सर ये मैं विनीत हूँ ईटीवी से। सर, आपने सरकार की उपलब्धियों की बात की, नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों की बात की। अगर मंत्रियों की उपलब्धियों की बात करें तो सर, आप मंत्रियों में कितना मार्क्स देते हैं, कितना मतलब किसे टॉप मानते हैं नरेंद्र मोदी के अलावा? चलिए, आप लोग दे ही रहे मार्क, अब मुझसे क्यों दिलवा रहे हैं? मगर सब मंत्रालयों ने अच्छा काम किया है और उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट ही है जो एक अच्छा गुलदस्ता बनकर लोगों के सामने आया है। सुजीत। अमित जी नमस्कार, मैं सुजीत मिलेनियम पोस्ट से। माइक ले लीजिए भैया। मेरा सवाल बीफ से ही जुड़ा हुआ है कि मोदी जी का गोवंश मिशन और आपका फिर नॉर्थ ईस्ट के दौरे पे जाना, हर गांव-गांव घूमना, लेकिन वहां पे बीफ का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज भी बहुत ज्यादा है वहां पे। तो ये जो चैलेंज है, इसको कैसे आप डील करें? नहीं, इसमें चैलेंज क्या है? वहां पे कुछ रिएक्शंस आए हैं कि सरकार तो होता है, कई चीजों पर रिएक्शन आता है, इसमें क्या है? तो इसमें आप किस तरह से मगर वहां तो गाय ही नहीं है भैया, पूरे नॉर्थ ईस्ट में। नहीं, कंजम्पशन ज्यादा है। मैं ढूंढता रह गया, कहीं पर गाय नहीं दिखी। सवाल हो गया ना आपका? धन्यवाद। हाँ, आप पूछिए, उसके बाद स्मिता को दे देना। हाँ, जा। Mr. Modi himself told in Tirupati that they will give special status. Why now we are going back? बैक नहीं गए हैं। अभी मैं चंद्रा बाबू जी से अभी मिला था, कुछ चर्चाएं हुई है और बहुत कम समय में उस पर कोई फैसला लिया जाएगा। सर, मोदी सरकार की कौन सी ऐसी योजना है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? सर, कोई एक अगर पूछा जाए तो। ऐसा नहीं होता भैया, सब योजनाएं अच्छी होती है और सब योजना अपने अपने तरीके से अच्छा काम कर रही है। स्मिता मिश्रा। अमित भाई, मेरा सवाल चुनाव को लेकर है। इस साल कुछ महीनों के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए ये बहुत कठिन चुनाव होगा, क्योंकि इसमें सीधे नरेंद्र मोदी की सरकार पर लोगों का क्या रिस्पांस है वो देखने को मिलेगा और कास्ट इक्वेशंस के लिहाज से भी कठिन, एक जटिल स्थितियां हैं बिहार में। ये भी लिखा जा रहा है कि अमित शाह के लिए ये चुनाव लिटमस टेस्ट हो सकता है। मेरे लिए तो हर चुनाव टेस्ट है। मेरे लिए हर चुनाव टेस्ट है। बिहार क्यों?
मगर इस चुनाव को, बिहार के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी सीरियसली और बहुत प्रमुखता से ले रही है और मुझे भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनने जा रही है। अखिलेश जी और उसके बाद कुमार। अमित जी, मेरा सवाल पाकिस्तान को लेकर है कि पाकिस्तान को लेकर लग रहा है कि जो सरकार की नीति वो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड नीति है, कभी आप गर्म होते हैं कभी आप नर्म हो जाते हैं। कोई स्टेबिलिटी या कोई कंसिस्टेंसी दिखेगी नीति में? वो पाकिस्तान पर निर्भर रहता है हमारा ब्लो हॉट रहना। कुमार और उसके बाद गार्गी जी। जल्दी आओ आगे, इधर 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 सबसे आगे। सर, मेरा सवाल बिहार के ही मुतालिक है। वहाँ जो एनडीए का जो अलायंस है उसको बड़ा होने का कोई संभावना है, जिसमें जीतन राम मांझी या पप्पू यादव जैसे लोग भी आ सकते हैं, या जो अभी है उसी से आप चुनाव लड़ने? नहीं, अभी चर्चाएं चल रही है, हमारे दरवाजे तो खुले ही हैं। गार्गी जी। आपकी जो स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम देखें, डेवलपमेंट अलग रहता है, और बिजली पानी की जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है पहले साल में, जैसे कि कहा जा रहा था बिफोर यू स्टार्टेड योर कैंपेन फॉर टॉकिंग अबाउट। नहीं, बिजली में तो काफी सुधार हुआ। सुनिए ना, मगर बिजली में तो काफी सुधार हुआ है। नहीं, जमीन पे उतरने की जमीन पे उतरने की ही मैं बात कर रहा हूं। कल हमने दीनदयाल धाम में भी देखा कि लोग 5-5 रुपए दे के एक मटके का पानी खरीद रहे हैं। तो ये चीजें आप क्या कहेंगे, कितने दिनों में आप इस चीजों को सुलझाएंगे या जस की तस बनी रहेंगी? जहां तक मथुरा का सवाल है, यूपी में भाजपा की सरकार बनने के बाद तुरंत ही सुलझा लेंगे उसको। पानी भाजपा के, उसके लिए हर जगह लोग वेट करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि पानी देना राज्य सरकार का काम होता है। विक्रांत जी, उसके बाद। हाँ अमित जी, आपने काले धन के मामले में कहा सरकार की कोशिशों के बारे में बताया, लेकिन सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी कहते हैं कि सरकार इस दिशा में गंभीर नहीं है। क्या इस तरीके के आरोपों से सरकार की कोशिशों के परसेप्शन पर असर पड़ता है? वो उनका एक अभिप्राय है। Sir, this is Malleshwar Rao from Andhra Jyoti, sir. Sir, people of Andhra Pradesh still feeling that they have cheated by Congress party and they have not elected any Congress candidate till now. You have given so many promises to them. How you are going to fulfill and what is the message you want to give to the people? कुछ दिन पहले ही वेंकैया नायडू जी, चंद्रा बाबू जी और मैं मिले थे। हम इसको शॉर्ट में ही, कुछ कम समय में ही एड्रेस करेंगे। सर, इस समय सबसे ज्यादा परेशानी लघु उद्योग और मध्यम उद्योग के लिए है। काफी इस समय हालत खराब है। कुछ नया कर रहे हैं इन उद्योगों के लिए, जिसमें छोटे व्यापारियों के लिए? स्वाभाविक रूप से जब ये मेक इन इंडिया की योजना थोड़ी आगे बढ़ेगी तो एंसिलरी इंडस्ट्रीज को भी काफी फायदा होगा। आप सवाल पूछा। देश में सबसे बड़ा तबका है किसान। क्या सरकार के पहले साल में शुरुआत में भूमि अधिग्रहण बिल लाना, जिसकी वजह से बड़ी आलोचना हो रही सरकार की, सर्वे भी यही बता रहे, क्या गलत कदम था या भूल थी सरकार की? अब 4 महीने पहले की बात लेकर घूमते हैं आप भैया। अब किसान पूरा समझ चुका है, हमारी बात किसान तक पहुंच चुकी है। इस भूमि अधिग्रहण बिल से किसान का 0.0001% भी नुकसान नहीं है। किसान समझ चुका है, आप समझ जाइए। अमित भाई, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने स्वीडन के अखबार को इंटरव्यू दिया और कहा है कि जो बोफोर्स घोटाले की बात है अभी तक भारत की किसी भी अदालत में प्रूफ नहीं हुआ है और ये मीडिया ट्रायल ज्यादा है, न कि घोटाला सिर्फ मीडिया ट्रायल है। मीडिया में इस बात की जानकारी चलती है लेकिन कहीं से भी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि बोफोर्स में घोटाला हुआ है। और रक्षा मंत्री जब मैं था तो सभी जनरल ने कहा कि बोफोर्स तो सबसे अच्छा तोप है और अभी भी उसका इस्तेमाल हो रहा है। क्या कहेंगे आप? मैं राष्ट्रपति जी के बयान पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। मैडम। अमित जी, मैं नाज असगर हूँ, यूएनआई से। Recently, one of your general secretaries said that your alliance in Kashmir is just not a national alliance. It's just for the sake of governance. So, are you feeling difficulties? नहीं, नेशनल अलायंस कैसे हो सकता है? National alliance. He said it is not a national alliance. What are the difficulties you are feeling? कोई डिफिकल्टी नहीं है। देखिए, जनता ने एक वहां पर मैंडेट दिया था जिसके कारण 2 विपरीत विचारधारा वाली पार्टियों ने साथ में बैठना पड़ा है। हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, इसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं और उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। अमित जी, मैं अमलेंदु हूं, नेशनल दुनिया अखबार से। ये एसआईटी काले धन की जांच के लिए तो एसआईटी का गठन आपने 2-3 दिनों के अंदर में कर दिया था, सरकार गठन होने के बाद। देश की 3 एजेंसियां ऐसी है जो भ्रष्टाचार या अन्य चीजों की जांच करती है और वो तीनों पद खाली है, चीफ जो है खाली है।
आखिर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार एक साल में आप नहीं, कैसे? कौन सी एजेंसियां? CIC, CBC एक मिनट, पहले सबसे पहले सीबीआई भ्रष्टाचार की जांच करती है, सीबीआई का पद भरा हुआ है। सीवीसी के पद के लिए भारत सुप्रीम कोर्ट ने हमसे पैनल मांगा था, हमने दिया, उन्होंने अप्रूव कर वापस दिया, उस पर एक बैठक भी हो गई है और सीआईसी के लिए भी बैठक हो गई है। कुछ चर्चा हुई है, जल्दी फैसले ले लिए जाएंगे। अध्यक्ष जी, मैं अनुज गुप्ता हूँ, नवभारत नागपुर मुंबई से प्रकाशित होता है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में, फिर विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में आपने विदर्भ राज्य बनाने का वादा किया था। हमने कोई वादा ऐसा भारतीय बीजेपी के घोषणा पत्र में कभी नहीं किया। ओके। और दूसरा, आपको भी अध्यक्ष बने लगभग 1 साल होने जा रहे हैं, आपकी कार्यकारिणी कब तक पूरी होगी? कार्यकारिणी समाप्त पूरी है। पदाधिकारियों की? पदाधिकारी भी पूरे ही है, जितने चाहिए इतने है ही। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी को, अभी करनाल की सभा में जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चले भैया, धन्यवाद। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आप सुन रहे थे। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई, जमकर निशाना पिछली यूपीए सरकार पर भी साधा, कांग्रेस पर भी साधा और तमाम पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। जहां तक बिहार का सवाल था, बिहार चुनाव पर उनसे साफ तौर पर पूछा गया कि क्या एनडीए के कुनबे को बढ़ाया जाएगा, क्या जीतन राम मांझी या पप्पू यादव को जगह मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि दोनों के बारे में चर्चा चल रही है, हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इसके अलावा कई अहम बातें भी अमित शाह ने कही।